हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा 7th चैप्टर चल रहा था और उसकी हमने 16 वीडियो अब तक अपलोड कर दी हैं। आज हमारी ये 17वीं वीडियो है और इसमें आपका वर्ग 18 के तत्व चलेंगे। वर्ग 18 के तत्वों को पूरी तरह से खत्म करेंगे और साथ में ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जैसे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। जो गैस का जो गुब्बारा होता था बचपन में ऊपर जाता था, वो वायुयानों यानी कि जो जहाज होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस ने किसके, मतलब ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चंस और हैं जो टिक मार्क जो IIT और नीट वगैरह में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत प्यार से हम हर चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वर्ग 17 के तत्वों को। बहुत प्यार से हम इनको समझेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, जो आपके IIT और नीट वगैरह में प्रश्न यहाँ से बनता है, वो सारे प्रश्न कराएंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो वर्ग 18 के तत्वों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ग 18 के जो तत्व हैं ये कितने हैं और क्या क्या नाम है इनका। तो मैं आपको बता दूं, वर्ग 18 में जो तत्व हैं आपको देखिएगा, ऐसे शॉर्ट में हम याद कर देते हैं। हीना, नीना और करीना, जीरो रे, इस तरीके से हम याद कर लेते हैं इनको। देखिए कैसे, हीना, नीना और करीना, जीरो रे, हीना, नीना और करीना, जीरो रे, इस तरीके से याद हो गया। अब इनके नाम भी याद कर लीजिए। इसका नाम है भैया हीलियम। क्या है? हीलियम। इसका नाम है भैया नियोन और इसका नाम है आपका आर्गन। इसका नाम है क्रिप्टॉन। इसका नाम है जीनॉन। इसका नाम है रेडॉन। ठीक है, ये इनके नाम हो गए, राइट। अब इनकी हम बात करें तो इनके थोड़े से बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो है आपका, इसको वर्ग 18 के तत्व बोल दीजिए या इनको हम बोलते हैं शून्य समूह में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? इनको शून्य समूह में रखा जाता है, शून्य समूह। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। और आपका यहां से ध्यान समझिएगा, ये बेसिकली ये जो गैस सभी कैसी होती है, ये सभी आपकी क्या है, ये जो सभी एलिमेंट है ये सभी के सभी क्या हैं? गैसें हैं। क्या है? गैसें। और बेसिकली जब शुरुआत में हम इनका जो स्टडी किया इनका, तो इन्होंने देखा, जब साइंटिस्टों ने देखा कि भाई ये क्रिया नहीं करते हैं किसी से, ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनके जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो पूरा तरह से भरा हुआ होता है। यानी हीलियम को छोड़ देंगे तो इनके सभी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम बात करें तो सामान्यतः कितना होता है, यानी कि NH2 NP6 प्रकार का होता है। अर्थात इनके 2 और 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनकी बाहरी कोश में। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन पाने के कारण इनका जो बाहरी कोश है यानी अष्टक पूर्ण होता है। और अष्टक पूर्ण होने के कारण इनका कैसा होता है? अष्टक की बात करेंगे हम तो अष्टक इनका कैसा है? पूर्ण है। जब अष्टक पूर्ण है यानी कि मेरे पास में, ऐसा समझिएगा, मेरे पास 1 लीटर है या एक कोई बर्तन है और इसमें आपका 1 लीटर पानी आ सकता है। जब 1 लीटर इसमें पानी आ सकता है और मैंने इसमें 1 लीटर पानी भर दिया, पूरी तरह से भर दिया, तो क्या अब इसमें पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये खाली रहेगा तभी तो ये अपने पास कोई चीज आ सकती है। इसीलिए इनके जो बाहरी कोश, प्रत्येक एलिमेंट का ये रहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सभी की प्रकृति यही रहती है, यही इनकी प्रवृत्ति रहती है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इनके पहले से ही बाहरी कोश भरे हुए रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये फिर कोई इच्छा नहीं करते कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए या चला जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से इनका भरा हुआ होता है। इसीलिए ये बेसिकली कैसी होती हैं ये क्रियाएं, ये कहते, इनको बोलते हैं हम, ये अक्रियाशील गैसें होती हैं। कैसी होती हैं? अक्रियाशील गैसें होती हैं। इसीलिए क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया था? यानी कि अक्रिय गैसें इनको बोला गया था। कैसा बोला था?
अक्रिय गैसें इनको बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं। क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरी तरह से भरा हुआ होता है। लेकिन फिर बाद में पता चला ये यौगिक भी नहीं बनाती हैं, कोई भी क्या, बाद में पता चला इनका स्टडी किया गया तो ये कोई भी यौगिक नहीं बनाती हैं। ये यौगिक नहीं बनाती हैं, क्या नहीं बनाती? अब इसके बाद में आपका आता है कि ये यौगिक नहीं बनाती हैं, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती हैं ये गैस है। लेकिन बाद में जब स्टडी किया गया तो ये यानी कि बेसिकली ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यौगिक बनाती हैं। किस में बनाती हैं? किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष कंडीशन में ये क्या बनाती हैं आपकी, किसी विशेष कंडीशन में ये यौगिक बनाती हैं, कोई कंपाउंड बनाती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि ये विशेष स्थिति में कोई कंपाउंड बनाती है, अर्थात कोई भी यौगिक बनाती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोला गया? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसें इनको बोला गया था इनको, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं, तो इसीलिए तो इनको अक्रिय गैस बोला गया था कि कोई विशेष स्थिति में ये कंपाउंड बनाती हैं, बहुत ही कम यौगिक बनाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला था? उत्कृष्ट गैस है। तो क्वेश्चन यही एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है क्वेश्चन कि भैया वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनको उत्कृष्ट गैसें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सामान्यतः अक्रियाशील होती हैं, इसीलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। क्योंकि ये किसी विशेष स्थिति में ही यौगिकों का निर्माण करती हैं, और ये बहुत कम यौगिकों, विशेष स्थिति में बहुत कम यौगिकों का निर्माण करती हैं, इसीलिए हम इनको उत्कृष्ट गैस है। यानी कि ये किसी से उत्प्रेरित होकर, किसी उत्पत्ति के कारण, किसी विशेष स्थिति के कारण गैसों का यानी कि यौगिक बनाती हैं, इसीलिए, ठीक है, तो ये उत्कृष्ट गैसें यानी कि कहते हैं, राइट। आगे की बात आती है, बेसिकली हम बात करें तो देखिएगा ये जो 3 हैं, इनकी यदि मैं बात करूं, ये देखिएगा ये 3 जो है आपका, ये तो कोई भी यौगिक, इनका तो अभी तक कोई भी यौगिक है ही नहीं, कोई भी यौगिक, इनका कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है, ठीक है। क्रिप्टॉन का एक यौगिक है, ठीक है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड यानी कि KrF2 एक यौगिक है, जो कि आप BSc MSc में जाकर पढ़ोगे, इसमें कोई इतना ज्यादा डिस्कस नहीं है इंटर लेवल तक, ठीक है। जीनोन के ज्यादा यौगिक हैं और ये भी कोई यौगिक नहीं बना रहा है, ठीक है। इसका भी एक हल्का फुल्का सा यौगिक है, इतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। पर जीनोन के 2-3 यौगिक हैं अलग। जीनोन के कितने यौगिक हैं? जीनोन के यौगिक में आपको मैं बता दे रहा हूं, जीनोन के कितने यौगिक हैं वो देखिएगा। जीनोन के हम बात करेंगे, जीनोन की यदि मैं बात करूं तो जीनोन के भैया 3 यौगिक तो बनते हैं। जीनोन के फ्लोरीन यौगिक हैं, जीनोन ऑक्सीजन यौगिक, यानी कि ये 2 तरह से यौगिक बनाती है। एक तो आपका XeF2, XeF4 और XeF6 ये बनाती है। और 2 यौगिक और हैं, XeO3 और XeO4, ये ऑक्सीजन के यौगिक यानी जीनोन फ्लोरीन यौगिक हैं। ये आपके हैं जीनोन फ्लोरीन यौगिक, और ये है जीनोन ऑक्सीजन यौगिक। ऑक्सीजन यौगिक, राइट। तो ये है, इनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि भैया जीनोन फ्लोरीन यौगिक कौन कौन से? ये 3 हैं। और जीनोन ऑक्सीजन यौगिक कौन कौन से? ये हैं। इनमें क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये यौगिक हैं, इनमें ये आता है कि इनकी आकृति बताओ। तो इसमें 2 हैं, F2 लगे हुए, इसीलिए इसकी जो आकृति होती है वो रेखीय आकृति होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार होती है। और इसकी जो आकृति होती है वो अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 लग रहे हैं तो रेखीय आकृति बनेगी, यानी कि एक F इधर होता है, X इधर होता है, इस तरह का से F होता है। इसमें 4 होते हैं तो चारों इस तरीके से एक किसका यानी कि वर्ग जैसा निर्माण कर लेते हैं। इसमें 6 होते हैं, इसलिए इसका अष्टफलकीय होती है। इस तरह से इनकी आकृति होती है। तो XeF2 यानी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है कि XeF2 की आकृति कैसी होती है, तो इसकी बोलेंगे रेखीय आकृति होती है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? जो रेखीय आकृति है तो बॉन्ड एंगल भैया कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि एक F इधर है, बीच में X आ गया, इसमें X आ गया, तो कितने अंश का बन गया? 180 डिग्री का कोण बन जाता है, राइट। तो इनके आप पहले तो हम वर्ग 18 के तत्वों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पेपर में लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो इनके थोड़े से गुणों का हम प्रकार डाल ले रहे हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम इनकी, ठीक है।
इनके लक्षण, गुण, विशेषताएं कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन वर्ग 18 के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP6 प्रकार का होता है, लेकिन हीलियम अपवाद है। अपवाद है। हीलियम क्यों अपवाद है? कि हीलियम का जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है, क्योंकि इसका क्रमांक 2 होता है, राइट। तो इनका जो क्रमांक 2 होता है और 2 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। और हीलियम ही एक ऐसा तत्व है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, लेकिन इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाता, क्योंकि इसमें तो पी आ ही नहीं रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस में चला गया, फिर भी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए ये अपवाद है। इनके सभी के तुमको क्या है कि वो चीजें पता हो, इनके इलेक्ट्रॉन, इनके क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए। क्रमांक में मैं आपको बता दे रहा हूं इनके क्रमांक कितने कितने हैं। देखिएगा, क्रमांक आपको जरूर पता होने चाहिए इनके। देखिएगा, इसका क्रमांक कितना है? 2 है। इसका कितना होता है? 10। इसका आर्गन का 18 है। इसका कितना है? 36 होता है। इसका कितना होता है? 54 होता है। और इसका कितना होता है? 86। ये इनके क्रमांक आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इसका क्रमांक 2 है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एस कोष में चले जाते हैं, एस उपकोष में चले जाते हैं, और इसीलिए इसमें क्या है? ये अपवाद है। बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? NH2 NP6। देखिए, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह से आएगा, ठीक है। देख लीजिए, 6 4 10 10 2 12 6 18, इसी तरीके से सभी के होते चले जाते हैं। सभी में आपका ये दिखाई दे रहा है। इसमें जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 4s2 4p6, इसमें आएगा 5s2 5p6, इसमें आएगा 6s2 6p6, मतलब लास्ट में यही चीज आनी है, मतलब ये वाली NH2 NP6 प्रकार का, राइट। तो ये चीज होती है इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कर लेना, मैंने 11वीं क्लास की 1-2 वीडियो बनाई थी जिसमें स्पेशल टॉपिक कराए थे मैंने, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराना भी सिखाया था, राइट। तो ये हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिएगा, आयनन एंथैल्पी की हम बात करेंगे। अब आते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी यानी कि वर्ग 18 के तत्व के आयनन एंथैल्पी के बारे में हम बात करें तो क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, स्थायी का मतलब इनकी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनका जो बाहरी कोष है पूरी तरह से भरा हुआ होता है। वर्ग 18 के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, इसी कारण इनका जो आयनन एंथैल्पी है कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। आयनन एंथैल्पी का मान जो क्या होता है? बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान क्या होता है? घटता है। यानी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम की आयनन एंथैल्पी होगी, उसके बाद इसकी कम, इसकी कम, इस तरीके से कम होती जाती है, राइट। ये तीसरे की हम बात करेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट लूंगा मैं, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, जैसे कि आपको पता चल रहा है, देखिए इसका क्रमांक 2 है। क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका परमाणु आकार बढ़ता है, और जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो इनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनका क्या होती है? ये बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये 2 है, 10 है, 18 है, तो इनका क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसका आकार भी बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा परमाणु का तो उसकी त्रिज्या ओब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। चौथा हम इसकी बड़ी बात करें तो 14 है आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कैसे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्योंकि इनका बाहरी कोष पूरी तरह से क्या होता है? भरा हुआ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है बहुत अधिक धनात्मक होती है। कैसी होती है? अधिक धनात्मक होती है। अधिक धनात्मक होती है, ठीक है। तो वर्ग 18 के तत्वों की जो
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या होती है, अधिक धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है और ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसी कारण ये होता है। तो ये 4 पॉइंट इनके बहुत इनफ हैं, काफ़ी हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इसके थोड़े से भौतिक गुणों के बारे में हम प्रकाश डाल दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी चीज़ का, ठीक है, बहुत प्यार से सारा कुछ हो जाएगा। थोड़े से भौतिक गुण इनके कर ले रहे हैं। भौतिक गुण का मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ये कैसे होते हैं, ये सभी गैसें हैं, गैसें हैं। दूसरे की यदि हम बात करें तो रेडॉन को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी क्या है, रेडॉन को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं, ऐसा लिख दोगे तो ठीक है, वायुमंडल में पाई जाती हैं रेडॉन को छोड़कर, ठीक है। और आगे की बात करें, ये सभी पाई जाती हैं रेडॉन। अब देखिएगा, ध्यान समझना, रेडॉन एक क्या है, इसमें ये अपवाद है कि बाकी रेडॉन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है या रेडियोधर्मी तत्व है, तो लिख सकते हो जिसमें रेडॉन आरएन क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियो धर्मी बोल दीजिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोल दीजिए, रेडियो एक्टिव है, वैसे इतना नहीं बोल दीजिए, रेडियोधर्मी है। चौथे की हम बात करें, इनकी यदि वायुमंडल में प्रतिशतता के आयतन के हिसाब से, ये जो आयतन के हिसाब से इनकी वायुमंडल में प्रतिशतता कितनी, 1% है। और इसकी हम बात करें, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें हैं। कैसी हैं, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसें हैं, राइट। तो ये इनके भौतिक गुण हैं, काफी हैं, इतने 4 लिख लिया करो, कोई इतना ज्यादा नहीं आएगा। अब इनके करते हैं हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि भैया बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, क्योंकि ये यौगिक नहीं बनाते। वर्ग 15 में हमने पढ़ा, वर्ग 16 में पढ़ा HCl, HNO3, ठीक है, और आपका H2SO4, क्योंकि वो यौगिक बनाते थे, ये यौगिक नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनके यौगिक नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से खत्म है अब। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, कभी देखा है तुमने कि भैया जो गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा वो ऊपर उड़ता है, क्यों उड़ता है, क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरी रहती है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, या इन हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, इन सभी का कारण अब हम जानेंगे आज, ठीक है, चलिएगा। तो अब आ जाते हैं इन प्रश्नों पर, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखिएगा, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ये गुब्बारे और वायुयानों में, गुब्बारे और वायुयान में कौन सा गैस भरी जाती है। देखिए, जो गैस का गुब्बारा था, जो बचपन में आप लेके डोलते थे, वो ऊपर जाता था। क्यों, क्योंकि वही चीज ऊपर जाती है। ऊपर उठने की प्रकृति किसकी रहती है, जिसका जो वजन कम रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में जल है और जल के ऊपर कोई चीज डालोगे तो वो तभी उसका डेंसिटी, तो ऊपर उठने की प्रवृत्ति किसकी रहती है, जिसका वजन कम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, ऐसी गैस भरी जाती है जो वायु से हल्की हो, और अक्रिय गैसें जो होती हैं वो वायु से हल्की रहती हैं। लेकिन हमारी बात की जाए तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऐसी गैसें हैं जैसे कि आ जाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका, गुब्बारे और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बेसिकली वे गैसें भरी जाती हैं गुब्बारे में और वायुयानों के टायरों में जो वायु से हल्की होती हैं। वायु से हल्की कौन सी, जैसे कि आपका हीलियम है और आपका हाइड्रोजन गैस है, ये गैसें भरी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक्चुअली में क्या है, हीलियम कॉस्टली पड़ती है और हाइड्रोजन क्या होती है कि ये आपका कम कॉस्टली होती है, इसीलिए हाइड्रोजन को भर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, जबकि हीलियम ज्वलनशील नहीं होती है। इसीलिए इनमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और इनका दोनों का मिश्रण बढ़ते हैं। तो इनका जो दोनों का मिश्रण बढ़ेंगे, या हाइड्रोजन बढ़ेंगे या आपका हीलियम गैस भरेंगे, ठीक है, जैसा ऑप्शन हो वैसा। और यदि आपसे लिखित में आ जाए तो आप लिख दोगे कि भैया हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण बढ़ते हैं, और मिश्रण में भी हीलियम की जो मात्रा होगी वो 85% होगी और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 15% रहेगी, राइट। तो इसका जो मिश्रण भरा जाएगा तो मिश्रण में हीलियम की मात्रा 85% लेते हैं और हाइड्रोजन की मात्रा 15% लेते हैं, राइट। तो
अब आपको पता चल गया कि जो गैस का जो गुब्बारा था, गैस का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी जाती है और गैस वह गैस भरी जाती है जो वायु से हल्की गैस होती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। यदि हीलियम भर देंगे तो भी वो ऊपर उड़ेगा, हाइड्रोजन भर देंगे तो भी वो ऊपर उड़ेगा। लेकिन बेसिकली जो उस पर क्या भरा जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण भरते हैं, ठीक है। और जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं, जितने भी वायुयान के टायर हैं, उनमें भी यही हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। मिश्रण की भी यदि हम बात करें तो हीलियम की मात्रा उसमें 85% होती है और हाइड्रोजन की मात्रा 15% रहती है, ठीक है। और हम चाहें तो हीलियम भी भर सकते हैं। हीलियम थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बिल्कुल भी यानी अज्वलनशील गैस होती है। लेकिन हाइड्रोजन कम कॉस्टली पड़ती है, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही आसानी से इसको हम भर सकते हैं और कम कॉस्टली रहती है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इसीलिए ये ज्वलनशील होने के कारण हम इसको नहीं भरते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आगे की हम बात करते हैं अक्रिय गैसों का निष्क्रिय होने का कारण। अक्रिय गैस निष्क्रिय होती है क्यों? क्यों निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? जो क्रिया ना करे। तो अक्रिय गैस नाम से ही पता चलता है। अक्रिय गैस का हमने पहले ही बता दिया थ्योरी में कि अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 प्रकार का होता है। अर्थात इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। कैसा होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है। इसी कारण ये किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करती हैं और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करती हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। जब क्रिया नहीं होगी तो ये कैसी होंगी? निष्क्रिय गैस होती हैं, यानी कि अक्रियाशील अर्थात निष्क्रिय गैसें होती हैं। क्लियर है? मतलब कि अक्रिय गैसें निष्क्रिय होती हैं क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है और इनके बाहरी कोश का अष्टक पूरा होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए ये अक्रिय होती हैं। क्लियर है? यानी कि इनके ओवरऑल निचोड़ ये है कि इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? 8 होती है। अर्थात इनका जो बाहरी कोश है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, तो ये दूसरे के साथ में क्रिया नहीं करता है। ऐसा समझ लो कि आपको ठूस ठूस के खाना खिला दिया जाए और खूब अच्छी तरह से तुम दावत में से आए हो, एकदम स्टैंडर्ड खाना खा के आए हो ठूस ठूस के, फिर आपको रोटी दे दी जाए, खाओगे नहीं? हम तो पेट भर रहा है। ऐसे ही इनके बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन आना था वो आ चुका, तो ये किसी दूसरे से क्रिया नहीं करती हैं। जब क्रिया नहीं करेंगी तो क्या होगा? ये निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो ओवरऑल क्लियर समझ में आ गए? अक्रिय गैसें निष्क्रिय होती हैं क्यों? क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया नहीं करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेंगी तो ये ना तो कोई क्रिया होगी, जब क्रिया नहीं होगी तो इनको क्या बोलेंगे? अक्रियाशील अर्थात निष्क्रिय गैसें हम इनको कहते हैं। राइट, आगे देखिएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है, वही आंसर, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, अर्थात इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करती है। इसीलिए इनकी जो संयोजकता है वो कैसी होती है? शून्य होती है। संयोजकता कैसी होती है? शून्य होती है। राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन देना ही ना, तो कितने ले सकता है कितना दे सकता है, उसी से पता चलती है संयोजकता, तो आसानी से पता चल जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना देगा, ठीक है, तो उससे ही हमें पता चलती है कि ये संयोजकता है या नहीं है, तो इसमें संयोजकता होगी नहीं। अब बात करते हैं XeFu2 की जो संरचना है वो कैसी होती है? रेखीय संरचना बताई थी हमने। कैसी संरचना होती है इसकी? रेखीय होती है। बॉन्ड एंगल 180 अंश होता है, अर्थात Xe यहाँ पे होगा तो एक F इधर होगा, एक F इधर होगा, इस तरह से होती है। इनके बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 180 अंश होता है। राइट, तो ये हो गया। हीलियम को गोताखोर क्यों उपयोग करते हैं? अर्थात जो गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर यानी कि जो हमारी बात करें जैसे गंगा जी नहाने जाते हैं उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं, ठीक है, उनको गोताखोर बोलते हैं। तो वो अपना सांस लेने के लिए हीलियम यूज करते हैं। क्यों? तो वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हीलियम जो होती है उनके रक्त में अविलेय होती है, यानी घुलती नहीं है। ठीक है, तो कैसी होती है? मानव रक्त में कैसी होती है? अविलेय होती है। रक्त में कैसी होती है? ये रक्त में अविलेय होती है। अविलेय होने के कारण हम इसको यूज करते हैं। राइट, आपके नाइट्रोजन की जगह पे यूज की जाती है ये। जीनोन फ्लोराइड XeF2
HEF4 ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये कैसे बनाए जाते हैं ये अभी बताएंगे हम, इसकी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि ये गैसें कैसी होती है, एक परमाणु कहीं पे He2 लिखा देखा है, नहीं देखा होगा, हीलियम सीधा देखा होगा, ठीक है, हीलियम अकेला। तो मतलब क्या है, एक परमाणु होने के कारण इनके अंदर जो होता है, इनके परमाणु पर कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगता, केवल दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है। क्या लगता है? दुर्बल परिक्षेपण बल के अलावा कोई बल नहीं लगता, इसीलिए इनको बहुत आसानी, कम ताप पर ही क्या होता है, द्रवित किया जा सकता है, निम्न ताप पर ही द्रवित किया जा सकता है, अर्थात इनका जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब है जितने ताप पर ये द्रव में बदल जा रहा है, तो इनका जो द्रव बहुत आसानी से इनको हम द्रव में बदल लेते हैं, कम ताप पर ही द्रव में बदल जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कोई भी अक्रिय गैस भरते हैं हम मोस्टली, यानी कि इनमें से वर्ग तत्व में से कोई सी भी भर दीजिए, लेकिन मोस्टली जो यूजफुल होती है वो कौन सी होती है? आर्गन होती है, राइट। तो कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। आर्गन पर टिक लगा हुआ है, टिक मार खाता है, या फिर वैसे बोले निष्क्रिय वातावरण उपयोग करने के लिए हम क्या है, कोई भी निष्क्रिय गैस भर देते हैं, लेकिन मोस्टली कौन सी भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है। बल्ब देखा है, या फिर उसका हम क्या करते हैं, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए, या फिर उसमें क्या है, निर्वात रखा जाता है उसके अंदर, बल्ब के अंदर, ठीक है। तो ये होती है या तो निर्वात या कोई भी अक्रिय गैस भरेंगे, और अक्रिय गैस में भी मोस्टली कौन सी? आर्गन गैस भरेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपकी, और ये क्वेश्चंस हो गए, बस इसकी रिएक्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये HCF2 का किस तरह से ये होता है, राइट। तो इनका वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिएगा, HCF2 का निर्माण कैसे होगा भैया? HC ले लिया, जीनॉन, ये गैसीय रूप में लिया, F2 ले लिया, ये भी आपका क्या है, ये F ले लिया, और ये भी गैसीय रूप में लिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? HCF2 बन जाएगा, और ये कैसा होगा? सॉलिड होगा, राइट। तो ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे XE ये गैसीय अवस्था में रहता है, इसमें 4 F ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? XeF4 बन जाएगा। और XE प्लस यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 6 F ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? XeF6 बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है। तो ये होता है जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। 6 को हेक्सा बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं। तो लिख दे रहा हूं मैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? जीनॉन डाइफ्लोराइड। ये क्या होगा? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। और ये क्या होगा? जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। इनका कुछ टेम्परेचर भी होता है, जैसे कि यहाँ पर 673 केल्विन, इसका 873 केल्विन, ठीक है, इसका लगभग 573 केल्विन के लगभग। इसका कुछ दाब भी होता है, जैसे कि 1 बार, और इसका कितना, यानी कि 4 बार के लगभग होता है। इसका 60 से 70 बार। ये इस तरीके से इनका कुछ दाब भी रखा जाता है। ऐसी मोस्टली लगभग इनका रखा जाता है। इनका कोई आपको जब भी कभी कोई ताप की रिएक्शन आ जाए ना, तो आपको जैसे 673 नहीं याद आ रहा है तो इसका डेल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उच्च ताप लिख दो, काम खत्म, ठीक है। कम दाब है 1 के लेवल, निम्न दाब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, 673 केल्विन लिख दो, याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। डेल्टा का साइन बना दो, गर्म करना है तो ये इस तरीके से बन जाती है। लेकिन ये सभी कैसी हैं? ये सभी की सभी गैसें होती हैं ये, और जो बनता है इनका यौगिक ठोस यानी सॉलिड, ठीक है, S ये होता है। एक रिएक्शन और यहाँ से आती है आपकी, क्या है? रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है आपकी। कितना होता है देखिएगा, मैं आपको बता दूं। एक रिएक्शन है, ये देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि XE, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं।
X6 प्लस H2O XeO2F। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है ये कि XeF6 प्लस H2O एरो XeO2F2 प्लस HF को संतुलित कीजिए। इस रिएक्शन को संतुलित करवा रहा है, देखो बहुत ही प्यार से संतुलित कर दोगे। आपको दिखाई दे रहा है ये XeF6 प्लस H2O, देखना जरा यहाँ पे ये H कितने, O कितने, 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो सिंपल सी बात है 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 हो गया XeO2F2 प्लस ये HF है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे F कितने, 6 हैं, यहाँ पे F 2 हैं, इसके साथ में ये F2, ये यहाँ पे 2 हैं, तो कितने की F की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे 6 में से 2 निकल गए, 4 की, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, हो गया। ऊपर वाली रिएक्शन देखें जरा, यहाँ पे O के साथ में 2 आ रहा है, यहाँ पे अकेला हुआ है, 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे F 6 है, यहाँ पे 2 आ गए और एक F यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 चाहिए ना, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 F हो गए। H देख लो, H कितने, H यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे H अकेला है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 H हो गया, तो कंप्लीट हो गया। H का ले लो भाई, H का सिंपल सी बात है, H यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 4 हो गए ना, 2 दूनी 4, तो 4 कर दिया, सिंपल सी बात है। पहले O को कर लो, फिर बन गया रिएक्शन। और इसमें देखिए कुछ टिक मार्क क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा टिक मार्क प्रश्न है वर्ग 18 के तत्वों के, केवल वर्ग 18 के तत्वों के। तो इसकी पीडीएफ में आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। आई होप कि आपको सब सारा कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैप्टर के जितने भी टिक मार्क प्रश्न बनेंगे उनको मैं अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, पूरी तरह से कंप्लीटली सभी आपके टिक मार्क प्रश्न दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, याद करना।